मित्रों, हमारे चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक मजेदार और ज्ञान विकसित करने वाली कहानी सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरी प्यारी बेटी, ये एक माँ का वो खत है जो मैंने कभी लिखा ही नहीं। हम अब कभी नहीं मिलेंगे। आज तक अपनी मुश्किल जिंदगी में मैंने जितनी चीजें की हैं, मौत उन सब में सबसे मुश्किल काम था। बस कुछ मिनटों में जिंदगी का, सपनों का मैंने खून कर दिया। अब तो बहुत देर हो चुकी है, फिर भी सोचा कि तुमसे वो बातें कर लूं जो अब कभी नहीं कर पाऊंगी। कौन जाने मैं अच्छी माँ बन पाती कि नहीं। कौन जाने तुम और मैं सहेलियों की तरह गर्मियों की दोपहरी में साथ बैठ एक दूसरे के बालों में तेल लगा पाते कि नहीं। कौन जाने कि तुम मुझे मम्मी पुकारती या माँ या मॉम जैसे आजकल कूल बच्चे पुकारते हैं। इसलिए छुपाकर बेटी, मैं इतनी कूल बच्ची नहीं थी। याद, शहर में एक प्राइमरी स्कूल में पीछे से दूसरी बेंच में बैठने वाली बच्ची थी। दूसरे बच्चे छीन ना लें, टिफिन खाने वाली बच्ची थी और मार्क्स थोड़े कम आ गए तो स्टोव में पापा की डांट के डर से दुबक कर रोने वाली बच्ची थी। फिर शाम को पापा डांटते नहीं थे तो खुद को डांट लेती थी कि इतना क्यों रोई, बेकार में आंसू बर्बाद किए। सही भी था। आगे जिंदगी में इतना रोना था कि आंसू बचा लेती तो अच्छा होता। माँ से ज्यादा बनती थी। मेरे छोटे छोटे हाथों पर मेहंदी पहली बार उन्होंने ही लगाई थी। आर्ट्स की टीचर जो थी, बोली, ऐसे ही कभी तेरी शादी में तेरे हाथों पर मेहंदी लगाऊंगी। मैंने माँ को समझाया था कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं पहले ही अपने गुड्डे से शादी कर चुकी हूँ। याद, शहर के पार्क में जाड़ों में माँ मुझे ले जाती थी। वापसी में बाजार से प्लास्टिक की छोटी छोटी चूड़ियां मुझे पहनाती थी और फिर ड्राइंग की एक किताब खरीदती थी और घर चलकर अपना होमवर्क करना शुरू कर देती थी। उन्हें मुझे हाथी बनाना जो सिखाना था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि माँ ने आर्ट्स कॉलेज, ब्रश, पेंटिंग सब छोड़ दिया। मैंने माँ को किसी से कहते हुए सुना कि पापा को कोई और लड़की पसंद आने लगी थी। मेरी प्यारी बेटी, जैसे जैसे दिन बीते, ये साफ होने लगा था कि पापा अपनी ऑफिस की उस दूसरी लड़की के बहुत करीब आ गए थे। वो सिर्फ बॉस और जूनियर का रिश्ता नहीं था। वो तो कुछ और ही था। इतना गहरा कि मेरी माँ के कलेजे में अंदर तक धंस गया था और मेरी माँ एक ऐसी योद्धा बन गई थी जो अपने सीने में धन से उस भाले के बावजूद चले जा रही थी। जानती थी कि उनका पति अब किसी और का प्रेमी हो गया था, लेकिन फिर भी मुस्कुराती थी, फिर सिंदूर लगाती थी, फिर भूखे प्यासे करवा चौथ का व्रत रखती थी। हिंदुस्तान में बहादुरी दिखाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन लड़की होना शायद हिंदुस्तान में सबसे बहादुरी का काम होता है। बचपन से बड़े होने तक हर कदम पर, हर दूसरी बात पर हमें यह बताया जाता है कि लड़की हो। हमारी दुनिया अलग कायदे कानून पर चलती है। मैंने माँ को जिंदगी भर खाना बाद में खाते देखा, जब घर के सारे पुरुष खा चुके होते थे। मैंने नानी को 70 साल की उम्र में भी गर्मी में साड़ी से पसीना पोंछते हुए किचन में खाना बनाते देखा। मैंने पड़ोस की बच्चियों को 70 रुपए की चप्पलें पहनकर स्कूल जाते देखा, जबकि उनके भाइयों को फुटबॉल खेलने के लिए महंगे जूते मिल चुके होते थे। मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन यह तो सच है कि मुझे कभी कभी मामे और काम करने वाली दीदी में ज्यादा फर्क नजर नहीं आता था। बस माँ के पास कपड़े थोड़े ज्यादा अच्छे थे। मुझे भी कहा गया था कि घुटनों के ऊपर स्कर्ट ना पहनूं, बाल खोलकर स्कूल ना जाऊं, लड़कों से ज्यादा बात ना करूं। खैर, मैं तो यूं भी ज्यादा शर्मीली थी। मेरा लड़कों में कोई दोस्त नहीं था। बस आमिर खान को देखकर शर्माती थी। लेकिन एक दिन मेरे मोहल्ले का एक लड़का मिला, नरेश। उसे देखकर लगा कि जब कॉलेज के बाहर निकलूं तो सज संवर कर निकलूं। ऐसा लड़का जिससे मिलने के बाद एक सादी सी लड़की भी खुद को खूबसूरत महसूस करने लगती है। मेरी प्यारी बेटी, हमें लगता है कि प्यार एक चोर की तरह दबे पांव आता है। प्यार खामोशी से आता है। लेकिन नहीं, प्यार तो ढिंढोरा पीटते हुए आता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे दिल में प्यार उतरा, ऐसा लगा कि ये राज सिर्फ मुझे और उसे ही पता है। मैं तो ये सोच रही थी कि कब और कैसे पापा को बताऊं कि मैं किताबों के अलावा भी किसी और के बारे में सोचने लगी हूं कि अचानक पापा एक दिन कमरे में दाखिल हुए और टेबल से मेरी किताब जोर से हटाए और एक कागज का पन्ना मेज पर फेंका। ये मेरे हाथ से नरेश को लिखी एक चिट्ठी थी, मेरी पहली चिट्ठी जो मैंने उसे चुपचाप भेजी थी। लेकिन मैं गलत थी।
उसे तो अपने दोस्तों के सामने शेखी बघारने के लिए मेरी चिट्ठी एक इश्तहार की तरह उन्हें दिखानी थी। बात उनसे उनके घरों तक पहुंची और फिर मेरे पापा चिट्ठी लेकर आ गए। मैं इतनी नादान थी, मैंने ऐसे लड़के से प्यार का इजहार कर दिया था जो मुझे सिर्फ एक ट्रॉफी की तरह दिखाता फिर रहा था। आजकल तो जमाना फिर भी बदल गया है, लेकिन उन दिनों ये तो ऐसा था कि रेगिस्तान के बीचों बीच किसी ने आग लगा दी हो। धुआं दूर दूर तक दिख सकता था। मेरी माँ ने मेरे पापा को समझाने की कोशिश भी की कि गलती मेरी नहीं थी, उस लड़के की थी जिसने मुझे ऐसे इस्तेमाल किया। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्रेस्टीज खत्म हो चुकी थी कि अगर लड़का होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। ना जाने कैसे कह देते हैं लोग ऐसी चीजें आसानी से। शायद वो ये नहीं सोचते हैं कि ऐसे लफ्ज जिंदगी भर याद रहते हैं, चुभते हैं, हमें कमजोर बना देते हैं। मैं अचानक एक कैदी बन गई थी। मेरे वही पिता, जिनका अफेयर दफ्तर में एक लड़की से चल रहा था, मुझे अच्छाई सिखा रहे थे। मैं मन ही मन घुटती रहती। अक्सर माँ को अकेले में रोते देखती, जैसे अपने भूरे प्रिंट की साड़ी नहीं, बेबसी पहने हैं। जो लोग कहते हैं कि लव मैरिज आसानी से टूटते रहते हैं, उन्हें अरेंज्ड मैरिज में खामोशी से घुटती बीवियों को भी देख लेना चाहिए। एक दिन इस घुटती हुई अरेंज्ड मैरिज में पापा मम्मी को फैसला सुनाने आ गए। वो मेरी माँ से तलाक चाहते थे। मेरी प्यारी बेटी, अचानक अपनी माँ के लिए मैं माँ बन गई थी। उनको इतना बेसहारा और बेबस मैंने आज तक नहीं देखा था और उनके रोते हुए चेहरे में हिंदुस्तान की हर औरत की बेबसी देखी जो जिंदगी भर अपने बेटों, अपने पतियों का आंख मूंद कर ख्याल रखती हैं और बदले में अपमान और तिरस्कार नहीं पाती तो बदले में प्यार का पुरस्कार भी जरूर नहीं पाती। उन्होंने खाना खा लिया कि नहीं? उनके सर में दर्द हो रहा था। ऑफिस में कैसे काम कर रहे होंगे, उन्हें भिंडी अच्छी लगती है। मैंने अभी खाना नहीं खाया तो क्या, जरा बाजार जाकर भिंडी ले आती हूँ। यही तो है ना हमारी कहानी। मेरी माँ ने भी अपनी शादी के 18 साल यही किया था। उनकी शादी उनके माँ बाप ने जबरदस्ती जिस इंसान के साथ कर दी थी, उसकी, अपने पति की यही सोचकर सेवा की थी कि अब तो यही जिंदगी है। जो वो खाते थे, माँ ने अपनी पसंद बना ली। जो रंग उन्हें अच्छा लगता था, उस रंग की साड़ियां माँ ने पहननी शुरू कर दी थी। बड़ी कमाल की चीज होती हैं हम औरतें। हमें बहादुरी का इनाम मिलना चाहिए, सबको एक एक शौर्य चक्र। लेकिन पापा ने देखा था कि दुनिया बदल गई थी। अब तो तलाक ऐसे मिलने लग गया था जैसे उन दिनों गैस का कनेक्शन मिलता था। थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ा सा इंतजार, लेकिन मिल जाता था। उन्होंने भी सोचा होगा कि जब सारी दुनिया तलाक ले रही है तो क्यों ना हम भी ये आजादी का लड्डू थोड़ा सा चख लें। नरेश वाले मामले के बाद मेरा घर से निकलना एकदम बंद हो गया था, पर अब थोड़ी ढील मिलने लग गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उस लड़की से जाकर मिलूंगी, अपनी माँ की ओर से उससे बात करूंगी। हो सकता है कि मान जाए, मेरी माँ की जिंदगी से दूर चली जाए। इन्हीं दिनों जब पापा ऑफिस गए थे तो दरवाजे पर घंटी बजी। मेरे नाम एक चिट्ठी आई थी। खोली तो नरेश की थी, उसी लड़के की जिसने मुझे बेइज्जत किया था। उसने बेतहाशा माफी मांगी थी, कहा था कि लड़कपन में उसने मेरी चिट्ठी एक दो दोस्तों को दिखा दी थी क्योंकि वो बेहद खुश था। उसने लिखा था कि वो मेरे बिना नहीं रह सकता। तुम तो जानती हो बेटी, हम लड़कियां कैसी होती हैं। मैं उससे फिर मिलने को राजी हो गई। मेरी प्यारी बेटी, अपनी माँ का दर्द कम करने के लिए उनसे ही एक दो बार झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं पापा के सहयोगियों को फोन करके अंकल अंकल कहकर कभी कभी मासूमियत से उनसे ये जानने की कोशिश करती थी कि वो लड़की कौन थी। कभी कभी नरेश से भी मिल लेती थी। यूं तो नहीं कहूंगी कि पुराने दिनों की तरह उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन हाँ, मेरे रूखेपन की बर्फ थोड़ी पिघलने लगी थी। मैंने एक दिन एक पीसीओ में जाकर कांच वाला केबिन ठीक से बंद करके पापा के ऑफिस फोन किया। मैंने नाम बदलकर उस लड़की से पूछा। मुझे बताया गया कि उसका ट्रांसफर पास ही के एक कस्बे में हो गया था। अब समझ आ गया था कि उस छोटे से कस्बे से, जहां हमें कोई जानता ही नहीं था, क्यों अचानक रजिस्टर्ड पोस्ट घर पर आने लगी थी पापा के नाम। उस दिन मैंने पापा को मम्मी से यह कहते सुना कि ऑफिस के किसी काम से अगले दिन दिल्ली जाना है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने वकील से बात कर ली है, आकर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू करने वाले थे। बोले कि एलिमनी में माँ को इतना पैसा मिल जाएगा कि उन्हें अपने खर्चे की कोई परेशानी नहीं होगी।
मेरे पापा ने मेरी माँ के लिए तलाक की पेंशन देने का फैसला कर दिया था। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। जैसे ही पापा निकले, मैंने माँ से कहा कि मुझे कंपटीशन के लिए कुछ फॉर्म लाने हैं। मैं कॉलेज में नरेश से मिली और उससे कहा कि स्कूटर पर मुझे उस कस्बे ले जाए जहां वो लड़की रहती थी। अगले दिन पापा के जाते ही मैं चल पड़ी। माँ से कहा, उस रात मैं सहेली के घर रहूंगी। उस छोटे से कस्बे में बस एक ही होटल था, छोटा सा। हम वहीं रुके। उस लड़की के ऑफिस गई मैं। वो छुट्टी पर थी। मैं बड़ी देर तक उसके घर का पता मालूम करती रही। नहीं पता चला। हाँ, सामने नोटिस बोर्ड पर ऑफिस के एम्प्लॉइज की किसी कॉन्फ्रेंस की फोटो नाम के साथ लगी थी, तो उसकी शक्ल देख ली। शाम को नरेश के साथ वापस आए। खिड़की से देखा तो सांस रुक गई। होटल के कमरे से वो लड़की निकल रही थी और उसके पीछे ऑफिस का ब्रीफकेस लिए कमरा बंद करते हुए मेरे पापा। उसी एक लम्हे में मैंने फैसला किया कि माँ को कहूंगी कि पापा को तलाक दे दे। जिस आदमी ने उनकी इज्जत ही नहीं की, उसकी इज्जत करने का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरी प्यारी बेटी, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सारे मर्द बुरे होते हैं, लेकिन शायद उनमें अच्छे होने का अनुपात हम औरतों से कम होता है। जो घुटन मेरी माँ ने महसूस की, वो घुटन इस मुल्क की लाखों औरतें महसूस करती हैं, चाहे वो गांव की झोपड़ी हो या बड़े शहर का आलीशान अपार्टमेंट। ऐसे लाखों घर हैं। नए जमाने में भी औरतों पर जल्लादों की तरह हाथ उठाया जाता है, जहां उनकी आजादी बहू बनकर घर में घुसते ही कैदी की तरह छीन ली जाती है, जहां कदम कदम पर उन्हें धोखा मिलता है। उस रात उस औरत को अपने पिता के साथ देखने के बाद मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। लेकिन अभी एक धोखा बाकी था। मैं हार गई थी, कमजोर पड़ गई थी। नरेश ने मुझे बाहों में ले लिया। न जाने कब मैं उसके साथ महफूज महसूस करने लगी। ना जाने कब रात ऐसे कटी जैसे जिंदगी में कोई रात ना कटी थी। कुछ हफ्तों बाद पता चला कि मैं एक बिन ब्याही मां बनने वाली हूं। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं ये बताना चाहती थी कि मैंने क्यों अबॉर्शन करा के तुम्हारी जान ले ली। हमें किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है अगर हम उन्हें मौत से बदतर जिंदगी देने जा रहे हो। काश मैं तुम्हें जन्म दे पाती। काश तुम्हारे पास पिता का नाम होता। काश मैंने तुम्हें खूबसूरत बचपन दिया होता। एक सहेली की तरह बड़ा करती, आंखों में आंसू भरकर विदा करती। काश तुम्हें वो हिम्मत दे पाती जो मुझमें और मेरी माँ में नहीं है। काश मैं तुम्हें ये बता पाती कि मेरी तरह बेवकूफी करके कमजोर लम्हे की वजह से कच्ची उम्र में मां ना बन जाना। मैं कमजोर थी मेरी प्यारी बेटी। बिन ब्याही मां बनकर रहने की हिम्मत नहीं थी मुझमें। कौन जाने मैं अच्छी मां बन पाती कि नहीं। कौन जाने तुम और मैं सहेलियों की तरह गर्मियों की दोपहरी में बैठकर एक दूसरे के बालों में तेल लगा पाते कि नहीं। कौन जाने तुम मुझे मम्मी पुकारती या माँ। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी भूला नहीं पाऊंगी। हो सके तो भगवान के घर में बैठकर मेरी ओर हर रोज प्यार से देख लेना, मुस्कुरा देना। मैं ये सोच लूंगी कि तुमने थोड़ी सी माफी दे दी मुझे। एक दिन मिलूंगी तुम्हें, अपनी बाहों में ले लूंगी तुम्हें मेरी प्यारी बेटी। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर ये मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो मेरे ये चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपको अगला वीडियो किस विषय पर सुनना है।